students, how are you all? Today we start our next chapter, chapter number 5, coal and petroleum. We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some of them been made by human efforts. अपने डेली लाइफ में हम वेरियस मटेरियल्स की हमें को ज़रूरत होती है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है वो नेचर से हमें मिले हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू बनाए गए हैं। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है 5.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। आपने एक टेबल बनाना है, उसमें नेचुरल और मैन मेड दो सब्सटेंस आपने डालने हैं। एक तरफ नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं और दूसरी तरफ जो मैन मेड यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूडेड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. अब देखो जो हमने टेबल बनाया है नेचुरल और मैन मेड का, उसमें हमने नेचुरल में एयर वाटर सॉइल मिनरल्स को इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये हमारा जो एयर वाटर एंड सॉइल है ये हमें नेचर से मिल रहा है, तो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, नेचर हमें प्रोवाइड करता है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या वाटर एयर सॉइल को ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाया जा सकता है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? देखो हमने इस क्लास 6-7 में पढ़ा है वाटर के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और दूसरा इसकी क्या बात है कि जो वाटर होता है वो लिमिटलेस सोर्स है, यानी कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 2 काइंड। हमारे आसपास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है नेचर में, ठीक है। इसलिए नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती है? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। देखो इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होती है जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि जिनको हम यूज़ करेंगे तो वो बार बार यूज़ करने पर ख़त्म नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट एंड एयर, ठीक है। सनलाइट, एयर और वाटर ऐसी रिसोर्सेज है जिनको हम जितना मर्जी यूज़ करेंगे ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इनका जो अमाउंट है हमारे नेचर में वो लिमिटेड है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ही है। दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, अननेसेसरी इसका यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये हमारी क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है रिसोर्सेज। In this chapter, we will learn about some existable natural resources like coal, petroleum and natural gas. इस चैप्टर में हम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ख़त्म हो सकती है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These were formed from the dead remains of living organism. So these are all known as fossil fuels. देखो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज,
लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हम डेड वेजिटेशन से मिलती है। जो डेड रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सड़े गले जो पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, उनसे हमें ये मिलती है जो भी डेड रिमेन ऑर्गेनिक मैटर होता है। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। फर्स्ट आता है हमारा कोल। यू मे हैव सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट, सुना होगा आप सब ने कोल के बारे में, देखा भी होगा। इट इज़ ए हार्ड एज स्टोन एज ब्लैक इन कलर, ये बहुत हार्ड होता है, पत्थर के जैसा, और ब्लैक कलर का दिखता है। आपको 5.1 फिगर में दिखाया गया है कोल। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। देखो, कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एयरलियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इसको जो है पहले के टाइम से ही रेलवे के इंजन्स में, रेल के इंजन में यूज़ किया जाता था, उसको स्टीम प्रोवाइड करने के लिए, मतलब ताकि उससे स्टीम निकले और हमारा जो इंजन है वो चल सके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसको थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। थर्मल पावर प्लांट होता है जो गर्म पानी वाले में, मतलब पानी से जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है गर्म पानी से। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस एंड इंडस्ट्रीज। कोल का यूज़ एज अ फ्यूल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरी ऑफ कोल। क्या स्टोरी है कोल की, कैसे कोल बना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे, जो हमारे ये एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल, पेट्रोलियम, कोल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी हिस्ट्री। स्टोरी ऑफ कोल। About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural resources like floating, these forests got buried under the soil. 300 million years ago, 300 साल पहले क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वेटलैंड्स में जहाँ पे नमी वाला एरिया होता है, नेचुरल प्रोसेस, जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बाढ़ के कारण ये जो फॉरेस्ट थे ये मिट्टी के नीचे दब गए थे, दबना शुरू हो गए थे। एज मोर सॉयल डिपॉजिट ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। जैसे जैसे इनके ऊपर सॉयल की लेयर जमती गई, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे मिट्टी में ये दब गए, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा होना शुरू हो गई, दबना शुरू हो गई, तो ये दब दब के कंप्रेस होने लगे, इनके ऊपर दबाव पड़ने लगा। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे ये नीचे गहराई में दबते गए, मिट्टी के नीचे नीचे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वहाँ पे उस मिट्टी के अंदर। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्ट इनटू कोल। जैसे जैसे ये इनके ऊपर दबाव पड़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो ये हार्ड होना शुरू हो गए और कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। As coal contain mainly carbon, the slow process of converging of dead vegetation into coal is called carbonization. अब देखो, जो कोल होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या कार्बन बनाने लगा, ठीक है। उसके बाद जब डेड वेजिटेशन की कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेड वेजिटेशन, जो प्लांट्स वगैरह थे, एनिमल्स वगैरह, जैसे जैसे ये मिट्टी के दबाव के कारण दबते गए, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, इनके ऊपर दबाव पड़ने लग गया, तो ये हार्ड होते गए, वहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस होने लग गई, ठीक है। तो डेड वेजिटेशन की कन्वर्जन, ये जो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस, जिसमें धीरे धीरे जो ये डेड वेजिटेशन होते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जब कोल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं कार्बन के कारण, तो हम इनको कार्बनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अब देखो, जब कोल हमारा डेड वेजिटेशन से बन रहा है, डेड वेजिटेशन क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो कोल भी हमारा डेड वेजिटेशन से बन रहा है, इसीलिए कोल को भी हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas.
जब हम कोल को जलाते हैं, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में जब कोल जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल का जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, तो उससे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कोल से, जैसे कोक, कोल तार और कोल गैस, ठीक है, कोल की हेल्प से ये बनते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कोक। कोक हमारा कोल की हेल्प से बना है इंडस्ट्री में। इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कैसा होता है ये? ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक होता है कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का यूज़ स्टील बनाने में किया जाता है और मेटल को अलग करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट सब्सटेंस बनता है हमारा कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेसेंट स्मेल। ये जो कोल तार होता है ये ब्लैक कलर का होता है और गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत अलग अजीब सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये जो कोल तार होता है ये 200 सब्सटेंस के मिक्सचर से मिलके बनता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। ये जो कोल तार होता है इससे बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज वगैरह जिससे हम डाई करते हैं कपड़ों की, ड्रग्स, कुछ एक दवाइयाँ भी बनती है, एक्सप्लोजिव पटाखे वगैरह भी बन जाते हैं, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल मतलब फोटोग्राफी में जो मटेरियल यूज़ होता है, रूफिंग मटेरियल जिससे हम सरफेसिंग करते हैं, छत पे भी डाल सकते हैं हम इसको और सड़कों पे भी, एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन balls used to repel moths and the insect also obtained from the coal tar। अब देखो जो नेप्थलीन की बॉल्स होती है जिनको हम बरसात में कपड़ों के अंदर डालते हैं, फरनेल की गोलियां, वो भी क्या है? आपके कोल तार के ही प्रोडक्ट है। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting road। आज की डेट में रोड की मेल्टिंग के लिए जो हम सड़कों पे काला काला सा गाढ़ा सा लिक्विड बिछाते हैं ना सड़कों पे सड़क बनाते हुए, वो क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि कोल तार का ही एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमेन, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोल गैस। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।